अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर बेटा हम लोगों ने यहीं पे छोड़ा था, यहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हम इस लेक्चर में हम लोगों ने नेक्स्ट क्या स्टेप करना है। डिसइक्विलिब्रियम से हम लोगों ने छोड़ा था इस लेक्चर को और नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं हम आगे हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़नी है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोगों ने इसकी आज देखनी है मयर्स। ठीक है, वेट अ मिनट, यस मयर्स के हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो करेक्ट है या नहीं, क्या वो डिसइक्विलिब्रियम में गया है तो करेक्ट वे में गया या नहीं, क्या वाकई वो डिसइक्विलिब्रियम में आ गया है, तो हम कैसे मेजर करेंगे। इसके बाद आफ्टर दैट डेफिनेटली कोई ना कोई पॉलिसी होगी, कोई ना कोई मेजर करने का टूल होगा। तो यहाँ पे जो टूल है हमारे पास है मॉनेटरी टूल। ठीक है, मॉनेटरी टूल के हेड, मॉनेटरी मेजर्स के हेड में हमारे पास दो बेसिकली नेक्स्ट पॉलिसीज आ जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ मॉनेटरी पॉलिसी एंड सेकंड इज़ फिजिकल पॉलिसी। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी में हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सेंट्रल बैंक बनाता है। ठीक है, इस कंसर्न विद द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इकोनॉमी। मनी सप्लाई से रेलिवेंट होती है, बेसिकली इसका मोटिव यही होता है करेंसी को कंट्रोल में रखना और ये प्राइसेस को अफेक्ट भी करती है। फिजिकल पॉलिसी बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसी होती है। ठीक है, गवर्नमेंट इसको बनाती है इनकम और एक्सपेंडिचर को मेजर करने के लिए, इनकम या एक्सपेंडिचर को कंट्रोल में रखने के लिए। गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट के लिए काम भी करती है, नॉन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी करती है। ठीक है, गवर्नमेंट के दोनों एक्सपेंडिचर होते हैं, कुछ डेवलपमेंट के लिए होते हैं, कुछ अंडर डेवलपमेंट के लिए होते हैं और कुछ टैक्सेशन के थ्रू जाते हैं और कुछ विदाउट टैक्स सोर्स होते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट इस वक्त किस सिचुएशन में है, क्या उसके एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं। नेक्स्ट इसका जो आगे पास आता है एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन आता है। एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन से क्या मुराद है? डेप्रिसिएशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि किसी भी चीज़ की वैल्यू की कमी को ड्यू टू टेयर एंड वेयर एंड ड्यू टू अदर मिसहैप जो उसकी वैल्यू में कमी आती है उसको आप कहोगे कि डेप्रिसिएशन है। एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन क्या होगी? तो एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन आपके पास होती है कि आपके पास एक्सचेंज रेट प्रिवेल कर रहा होता है इकोनॉमी में, जो आपके पास रेट गिवन होता है उसकी जो आपकी इकोनॉमी का जो रेट होता है, आपकी इकोनॉमी की करेंसी और बाहर की इकोनॉमी की करेंसी। ठीक है, होम करेंसी और फॉरेन करेंसी का जो आपस में कंपैरिजन किया जा रहा होता है। ठीक है, उसमें जो डेप्रिसिएशन आती है, उसमें जो कमी आती है, लेट्स सपोज अगर हमारी करेंसी में जैसे आजकल कमी आ रही है, डॉलर कहते हैं, अगर $1 के हमारे पता नहीं कितने ज़्यादा पैसे, आई थिंक 150 या $156 के बराबर है, ₹156 $1 के बराबर है। तो इसका मतलब कि एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन हो रहा है ना, हमारी कंट्री का ट्रेड जो है इतना ज़्यादा पीक, हमारी करेंसी इतनी पीक पे नहीं जा रही, हमें लॉस बेयर करना पड़ रहा है। तो ये सारा आपके पास इस हेड के अंदर कवर होगा। नेक्स्ट इज डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन कहते हैं, डिवैल्यूएशन इज द लोअरिंग द एक्सचेंज रेट ऑफ ऑफिशियल करेंसी, कि आपकी अपनी करेंसी जो ठीक रहे। ठीक है, आपकी अपनी करेंसी लोअर हो जाए बाहर की करेंसी से। ठीक है, कंट्री की जो डिवैल्यूएट होती है करेंसी और एक्सपोर्ट बिकम चीपर, और बाहर चीज़ें भेजना आपको चीपर हो जाए और इम्पोर्ट भी चीपर हो जाए, बिकम एक्सपेंसिव हो जाए, आपके पास इम्पोर्ट, आप बाहर से कुछ मंगवा ना सको क्योंकि आपकी करेंसी जो है डिवैल्यूएट कर गई है, कम हो गई है। अब आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे उन्हें एक चीज़ मंगवाने के लिए, पहले कम देने पड़ते थे। तो ये आपके पास डिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है और ये एक मेजर कॉज है आपके पास, जो कि आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट को डेफिसिट कर देती है, गिरा देती है, लॉस में ले जाती है। नेक्स्ट है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन आपने पढ़ा है, उसका ऑपोजिट होता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या होता है जी, करेंसी की करंट आप लोगों ने पढ़ा है जनरल राइज इन प्राइस लेवल, प्राइजेज जो है हाई हो जाती हैं, जबकि डिफ्लेशन में आपके पास क्या है, प्राइजेज जो होती हैं डाउन हो जाती हैं। डिफ्लेशन इज द रिडक्शन इन द क्वान्टिटी ऑफ मनी टू रिड्यूस प्राइजेज एंड इनकम इन डोमेस्टिक मार्केट। व्हेन द इनकम करेंसी इज डेप्रिएटेड देयर इज डिक्रीज इन इनकम ऑफ द पीपल। This put curb on consumption and government can increase exports and earn more foreign exchange। डिफ्लेशन जब होता है हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि हमारी करेंसी में जो करेंसी होती है वो डेफ्लेट कर जाती है और हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है।
हम बाहर ज़्यादा चीज़ें भेज सकते हैं, क्योंकि जब हमारी करेंसी की क्वांटिटी कम होती है, लोग बाहर से सस्ती चीज़, हर एक की प्रेफरेंस होती है ना, उसको सस्ती चीज़ मिले। तो वो हमारी करेंसी जो है वो कम हो गई है, और हम सस्ती चीज़ें हो गई यहाँ पे, तो फिर वो यहाँ से हम ख़रीदने की कोशिश करेंगे। जब वो हमारे से ख़रीदने की कोशिश करेंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो डेफिनेटली हम लोग फ़ॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा अर्न कर पाएंगे। तो ठीक है, इस सिचुएशन में भी हमारे पास जो डिसइक्विलिब्रियम है हो जाएगा। डिसइक्विलिब्रियम कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास सरप्लस में चला जाएगा सारा कुछ। नेक्स्ट इज एक्सचेंज कंट्रोल। All exporters are directed by the monetary authority to surrender their foreign exchange country। अब monetary authority के आगे सब जो है ना सरेंडर करते हैं अपनी करेंसी जो है। कोई भी अपनी मर्ज़ी से इतनी ज़्यादा नहीं अप एंड डाउन कर सकता। एक प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन होता है, लाइसेंस होल्डर होते हैं, ठीक है, इम्पोर्ट्स के भी एक्सपोर्ट के भी। आपने देखा होगा स्मगलिंग का वर्ड सुना होगा। स्मगलिंग क्या है कि आप बाहर के मुल्क से चीज़ें मंगवा रहे हो और भेज रहे हो विदाउट लीगल प्रोसीजर, ठीक है, या विदाउट लीगल डॉक्यूमेंटेशन या विदाउट परमिशन, ठीक है, तो आपके पास सारा स्मगलिंग में आता है। तो इसके बिहाफ पे आपके पास जो रीज़न देखने में आएगी वो ये है कि आप कोई प्रॉपर लॉस बेयर करना पड़ रहा है, ठीक है, तो आपका कुछ एक्सचेंज जो है वो कंट्रोल में नहीं रहता। पहले जो हम लोगों ने सारे टूल्स पढ़े हैं, सारी मेजर्स पढ़ी हैं, वो थी हमारे पास जी मॉनिटरी। अब आगे हैं हम नॉन मॉनिटरी मेजर्स की तरफ। तो नॉन मॉनिटरी मेजर्स में सबसे पहले आता है एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ होती हैं हमारे पास जो कि हमारे एक्सपोर्ट को बूस्ट करती हैं। कैश असिस्टेंस होता है। गुड्स मेंट फॉर एक्सपोर्ट कैन बी एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल टाइम। और टैक्सेस जो होते हैं हमारे पास, ये सारे मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रही हों। अगर मैं कुछ बाहर भेजना चाहती हूँ और मुझे उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा ना देना पड़े, तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ को ज़्यादा भेजूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये आपके पास टैक्सेशन हो गया, या फिर इस तरह की कोई सब्सिडी जो है गवर्नमेंट की तरफ से जाकर मिलती है, ये भी आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो है डिसइक्विलिब्रियम में ले आती है। डिसइक्विलिब्रियम में कैसे ले आएगी, सरप्लस हो जाएगा जब मेरे ऊपर कोई रुकावट नहीं होगी कि मुझे टैक्स पे करना है, या कोई और प्रोहिबिशन या कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मैं ईजीली इसको सेंड आउट कर सकूँगी। नेक्स्ट है इम्पोर्ट सब्सिट्यूट्स। इम्पोर्ट सब्सिट्यूट से मुराद है कि अगर मैंने कुछ चीज़ मंगवानी है बाहर से, ठीक है, और वो मुझे अपनी कंट्री में भी मिल रही है, या मुझे किसी और कंट्री से वो सस्ती मिल रही है, तो इस केस में भी सब्सिट्यूट होता है कि एक चीज़ के बदले में आपको दूसरी चीज़ मिल सकती है, लेकिन पर्पस उसका सेम ही होता है, सिमिलर ही होती है उसकी। जैसे लाइक कोक और पेप्सी हो गई, और फांटा मिरिंडा, इस तरह की आपके पास जो भी चीज़ें हैं। या सैमसंग की अगर हम बात करें तो नोकिया, सैमसंग, आप मतलब देखो काम तो उनका सेम ही है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपके पास इन द फॉर्म ऑफ सब्स्टिट्यूट आती हैं। और ये भी जो है ना आपके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का हेड है उसको डिसइक्विलिब्रियम में ले जाती है, और आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट भी हो सकता है, इससे सरप्लस भी हो सकता है, तो ये डिसइक्विलिब्रियम में मूव आउट कर जाएगा। नेक्स्ट है इम्पोर्ट कंट्रोल। Import may be kept in check through the adoption of wide variety of measures like quotas and tariffs। quotas क्या होते हैं, एक आप लोगों ने गवर्नमेंट जॉब्स के सुना होगा कोटा है जी। कोटा क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब जिसके फादर गवर्नमेंट होल्डर है, जिसकी मदर गवर्नमेंट होल्डर है, उनके लिए ऑटोमेटिकली कोटा होता है, वो सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके मेरिट भी अलग से बनता है, उनका सारा कुछ अलग से होता है, ठीक है। और मतलब कोटा होता है कि इतने % लोगों को हमने रखना ही है जिनके बच्चे जिनके पेरेंट्स जो है वो गवर्नमेंट जॉब होल्डर हैं, ठीक है। तो इसी तरह टैक्स आपके पास गवर्नमेंट भी एक कोटा रखती है कि हम लोगों ने बाहर से सिर्फ इतने % चीज़ें मंगवानी है, इससे ज़्यादा नहीं मंगवानी है, इस कंट्री से इतनी ही मंगवानी है, दूसरी कंट्री से इतनी मंगवानी है। तो हर चीज़ का एक कोटा होता है, ठीक है, फिक्स होता है वो। और दूसरी तरफ आ जाता है हमारे पास टैरिफ। और टैरिफ क्या होता है, टैरिफ जो होता है, एक तो टैक्स होता है ना, टैक्स हो गया, मैंने अपनी प्रॉपर्टी पे टैक्स दिया, मैंने मोबाइल ख़रीदा, मेरा उस पर टैक्स कटा, मैं बैलेंस करवाती हूँ, उस पर टैक्स लगता है। इवन मैं अगर सिंगल बोर्ड मार्कर भी ख़रीदती हूँ तो मेरा इस पर भी टैक्स लगता है, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल टैक्स होता है जो कि आपको चीज़ों को ख़रीदने या बेचने के ऊपर पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आप बाहर कोई चीज़ भेज रहे हो या मंगवा रहे हो, इम्पोर्ट कर रहे हो बाहर से कोई चीज़, उसके ऊपर जो आप टैक्स देते हो, ठीक है, उसको आप टैक्स का नाम नहीं देते, उसको टैरिफ कहा जाता है, ठीक है। टैरिफ जो है इम्पोज किया जाता है प्राइस की, जो इम्पोर्टेड गुड होते हैं जो बाहर से हम मंगवा रहे हैं उसके प्राइस पे। अगर प्राइस इंक्रीज़ होगी तो डेफिनेटली
उसके ऊपर इंपोर्ट भी ज़्यादा किया जाएगा, उसके ऊपर ज़्यादा टैरिफ जो है आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे इंडियन बैलेंस ऑफ पेमेंट है, हम इसको नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान को खोल के उसको देख लेते हैं। हम लोगों ने मेजर्स तो देख लिए कि हम कैसे कैसे उसको मेजर करेंगे, पर हम लोगों को पहले ये चीज़ करनी चाहिए थी, स्किप हो गया ये, मैंने अरेंज किया हुआ था। पर ओके, कॉजेज़ क्या क्या हैं कि इकॉनमी में जो हमारा डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, पहले कॉजेज़ को देखेंगे, उसके बाद वो मेजर्स आएंगी, ठीक है। अब कॉजेज़ क्या हैं, बेसिकली 3 किस्म की कॉजेज़ होती हैं हमारे पास। पहली कॉज जो है नेचुरल कॉज है। नेचुरल कॉज क्या है? नेचुरल कॉज मतलब कोई खुदा न खासा कोई तूफ़ान आ गया, कोई इस तरह का कुछ भी डिज़ास्टर हो गया। इकॉनमिक कॉजेज़ है, इकॉनमिक कॉजेज़ में हमारे पास नीचे सारी कॉजेज़ लिखी हुई हैं, ठीक है। इकॉनमिक कॉजेज़ के हेड में ये सारी कॉजेज़ आ रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉलिटिकल कॉजेज़ हैं। पॉलिटिकल कॉजेज़ लाइक अगर एक हुकूमत गई तो दूसरी हुकूमत आ गई, तो ये आपस में जो इनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जैसे कि आप अगर इमरान खान के आने से इमरान खान ने शहबाज शरीफ के या क्या था इनका PML नून के मतलब सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको वाइंड अप कर दिए थे। तो CPEC जो था अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, मैंने इसके ऊपर सर्च वर्क भी किया था, ये बहुत ज़्यादा जो था प्रॉफिटेबल या प्रोजेक्ट था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी इस हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया और खुद भी कुछ नहीं कर रहे। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि कौन बेहतर है और कौन हमें ज़्यादा इंसेंटिव दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, किसके दिल में क्या है। लेकिन ओवरऑल फ़िलहाल हमारी कंट्री के बहुत बुरे हालात हैं। और बीइंग एन इकोनॉमिस्ट स्टूडेंट आपको भी इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि आपकी इकॉनमी में GDP कितनी है और कितना कुछ आप बाहर से मंगवा रहे हो, कितना कुछ बेच रहे हो, ठीक है। और पर डे अप्रॉक्सीमेटली आपकी कितनी कितनी इनकम है, इनकम के सोर्सेज क्या हैं, और गवर्नमेंट जो पैसा कमा रही है वो कहाँ कहाँ लगा रही है। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो नेचुरल कॉजेज़ हमारे पास क्या क्या हैं, लाइक फ्लड आ गया, फ्लड स्लाप, अर्थक्वेक, ज़लज़ला हो गया, ठीक है। क्योंकि ये अब इसमें कोरोना भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि नेचुरल है, इंसान ने तुम लेकर आया ना। नेचुरल चीज़ वो होती है जो अल्लाह ताला की तरफ से आ जाए, और ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कि आने से पहले बताती भी नहीं। कोरोना मतलब कैसे एकदम फैला है, किसी को कोई अवेयरनेस नहीं थी, और मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा डिज़ास्टर, ये इतना बड़ा बुरा वक्त एक पूरे मुल्क पे पूरी दुनिया पे आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये नेचुरल कॉजेज़ होती हैं, और ये बहुत बड़ी वजह होती हैं कि आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है इकॉनमी का, सब कुछ बल्कि डिस्टर्ब हो गया अब तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है डिसइक्विलिब्रियम में, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि इन हालात में मतलब अब कुछ भी बाहर ना भेजा गया ना मंगवाया गया, क्योंकि इवन तो एक घर में रह के भी अगर कोई बाहर से होकर आता था तो उसके हाथ से कोई चीज़ पकड़ते वक्त डरा जाता था कि खुदा ना खास्ते बाहर से कोरोना ही ना लेकर आ गया हो, ठीक है। क्योंकि एक वायरस है ना, तो अनप्रिडिक्टेबल है, अनसीन है, इनविजिबल है, तो आप नहीं इसको ज्यूम नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते किस चीज़ को, आप खुद इसको इससे प्रिकॉशन नहीं ले सकते। तो इसकी वजह से भी मतलब आपने ना ट्रेड किया, ना कुछ एक्सपोर्ट किया, ना कुछ इंपोर्ट किया, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है डिसइक्विलिब्रियम में आ गया। इसी तरह फ्लड और अर्थक्वेक भी एक मेजर रीज़न है। इकोनॉमिक कॉजेज़ में हमारे पास डोमेस्टिक इन्फ्लेशन आया था, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन आया था, कैपिटल मूवमेंट आए, ये सारे आपके पास आए थे। इनको एक एक करके देख लेते हैं हम। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन के हमारे मुल्क में, सिर्फ हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन हो गई है, पैसे की वैल्यू ज़्यादा हो गई है, उस केस में आपके पास इन्फ्लेट करेगा। फ्लक्चुएशन आ गई हैं, कैपिटल मूवमेंट, ह्यूज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जस्ट लाइक आपके पास मेट्रो ट्रेन है, ये CPEC की बात करते हैं, CPEC बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो वो आपके पास क्या है जी, आपको बाहर से बहुत ज़्यादा चीज़ें मंगवानी पड़ेंगी, उसके अंदर जो टूल्स यूज़ होंगे, वहाँ पे जो मशीनरी यूज़ होगी, तो वो भी आपके बैलेंस ऑफ ट्रेड जो पेमेंट है उसको अफेक्ट करेगी, डिसइक्विलिब्रियम में मूव आउट करेगी। ट्रेजरी टेक्नोलॉजिकल वर्क, सेम टेक्नोलॉजी की अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी दैन वो भी डेफिनेटली हम लोग बाहर से ही मंगवाएंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास डेवलपमेंट रिसर्च पे हमारे पास बहुत कम पैसा यूज़ किया जा रहा है, और जिसकी वजह से कोई रिसर्च नहीं सामने आ पा रही। एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टन नेचुरल रिसोर्सेज, अच्छा कुछ चीज़ें आपको पता है पाकिस्तान में मिनरल्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मशीनरी नहीं है कि हम उसको निकाल सकें। मतलब कितने अफसोस की बात है ना कि एक चीज़ आपके सामने पड़ी हो पर आप बिल्कुल बेबस हो कि आप उसको निकाल नहीं सकते, आप उसको पकड़ नहीं सकते, आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। जस्ट लाइक यही है कि हमारी कंट्री में मतलब गिलगित वाली साइड पे गोल्ड और मिनरल्स बहुत ज़्यादा कीमती
जो चीज़ें हैं वो आपको ज़मीन में मिलेंगी, लेकिन उसको आप बाय हैंड तो निकाल नहीं सकते। उसके लिए मॉडर्न मशीनरी की ज़रूरत है जो कि काफ़ी कॉस्टली है और हमारे मुल्क में अवेलेबल नहीं है। अदर इकोनॉमिक फैक्टर है हमारे पास। अदर इकोनॉमिक फैक्टर जैसे लाइक रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, डिमोनेस्ट्रेशन इफेक्ट हो रहा है, रिस्ट्रिक्टिव इम्पोर्ट है, ये सारी के वजूहत भी हमारे पास यही है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा हिट डाउन करता है। पॉलिटिकल कॉजेज़ है, मैंने आपको बता चुकी हूँ, जैसे पार्टीज़ का आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे PTI होगी और PML होगी। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। हर चीज़ को ठीक किया जा सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर आपका डिसइक्विलिब्रियम में चला गया, ख़राब हो गया, तो आपने इसको ठीक कैसे करना है। दो मेथड्स हैं आपके पास, दो मेजर्स हैं। पहला तो एक ऑटोमेटिक मेजर है, ठीक है जी। ऑटोमेटिक मेजर मतलब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। दूसरा है डेलिब्रेट मेजर, इसको भी हम देख लेते हैं इसमें क्या होगा। पहला हमारे पास है ऑटोमेटिक मेजर। तो ऑटोमेटिक मेजर में हम देखते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड मैकेनिज़्म हमारे पास होता है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड मैकेनिज़्म भी होता है ऑटोमेटिकली डिसइक्विलिब्रियम को, बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट कर देता है। गोल्ड की वैल्यू आपने देखा कि ये दिन ब दिन कैसे बढ़ती जा रही है। लाख से ऊपर जो है गोल्ड की वैल्यू हो गई है। और कहाँ पे मतलब 60-65 में था ये, 65,000 में। और ये है कि जी गोल्ड आप एक ऐसी चीज़ है जो कि रिज़र्व में भी रखा जाता है। किसी कंट्री से आपने जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, देखो गोल्ड की फॉर्म में आप कर सकते हो। गोल्ड का रेट यहाँ पे भी वही रहेगा, वहाँ पे भी वही रहेगा, क्योंकि आप जो है गोल्ड को एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर भी कंसिडर किए जा सकते हैं, क्योंकि डॉलर की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है ना ये आपका गोल्ड। जैसे जैसे डॉलर बढ़ता है या कम होता है, आपकी गोल्ड की वैल्यू अफेक्ट डाउन होती है। तो ये आपके पास ऑटोमेटिक मेजर है। नेक्स्ट है डेलिब्रेट मेजर। डेलिब्रेट मेजर के हेड में हमारे पास दो आ जाते हैं, एक होता है ट्रेड मेजर आता है और एक मोनेटरी मेजर आता है। मोनेटरी मेजर को भी हमने थोड़ा बहुत देख लिया है पहले, तो हम ट्रेड मेजर को थोड़ा डेप्थ में देख सकते हैं। अब ट्रेड मेजर के हेड में हमारे पास दो आ रहे हैं। नेक्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन रिडक्शन इन इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट प्रमोशन से ये मुराद है कि आप एक्सपोर्ट की प्रमोशन कर दो, अपनी चीज़ों को सस्ता बेचो। जैसे लाइक ये जो टेक्निक है ये चाइना ने यूज़ की हुई है। चाइना की चीज़ें कितनी सस्ती हैं और वो पूरे मुल्क में, मतलब पूरी दुनिया में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो जो है एंजॉय कर रहा है इस चीज़ को। मतलब उसकी इकॉनमी कहाँ से कहाँ चली है, सस्ती चीज़ें बेच रहे हैं ना। प्रमोशन अक्सर आपने सुना होगा, ब्रांड पे सेल लगी हुई है, प्रमोशन पे चीज़ें मिल रही हैं। जैसे लाइक वही है कि आप उसको लो और आप उसको चीप रेट पे बेचो, ठीक है। तो उससे आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है वो बैलेंस हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा इंसेंटिव होता है। चीप रेट पे चीज़ें बनाई जा रही होती हैं। इवन हमें जो चाइना की चीज़ें आती हैं देखने में तो हम यही देखते हैं कि ये सस्ती हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे वो कितनी सस्ती होंगी, क्योंकि वहाँ से वो आ रही हैं, उसमें आपका टैक्स इंक्लूड हो रहा है, आपकी इंपोर्ट ड्यूटी, आपके कस्टम ड्यूटी, ये सारे चार्जेस, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ के चार्जेस इंक्लूड हो रहे हैं। तो आपके पास एक्सपोर्ट प्रमोशन भी एक ऐसा फैक्टर है अंडर द हेड ऑफ ट्रेड और मॉनेटरी मेजर के, जो कि बिल्कुल इसको ठीक कर देता है, बैलेंस ऑफ मेजर पेमेंट को करेक्ट कर देता है। रिडक्शन इन इम्पोर्ट, अगर हम बाहर से चीज़ें मंगवाना कम कर दें, ठीक है, तो तब भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है क्रैक डाउन हो सकता है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो न्यू टैरिफ इंक्लूड करवाने पड़ेंगे, इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे, और कोटा सिस्टम अपना अरेंज करना पड़ेगा। हमारे मुल्क के लोगों का मतलब जो एलीट क्लास है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, उनका जब दिल करता है बाहर से गाड़ी मंगवा ली, सेल फोन मंगवा लिया, और मतलब बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा मॉडर्न मशीनरी भी मंगवाई जा रही है। मैं रिसेंटली यूट्यूब पे देख रही थी, वहाँ पे एक जो आ रहा था कि पाकिस्तान का पहला ऑटोमेटिक घर, और पता नहीं अरबों खरबों में है, ठीक है, और वहाँ पे सारी चीज़ें, इवन कहते हैं घर की बास्केट तक जो है ना वो बाहर से मंगवाई गई है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को कोटा लगाना चाहिए ना, फिक्स करना चाहिए कि अपने मुल्क से भी खरीदें, अपने मुल्क में तो फ़ायदा होना चाहिए। जो अमीर हैं उनका सारा पैसा कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, और जब बाहर जा रहा है तो डेफिनेटली हमारे मुल्क में तो पैसा और कम होता जा रहा है, और कम होता जा रहा है, और जो गरीब अवाम है वो ऑटोमेटिकली मज़ीद गरीब से गरीब तर होती जा रही है। तो इसीलिए हमें इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए कोटा सिस्टम, कि बाहर से इतने से ज़्यादा जो है आप लोग बाहर चीज़ें नहीं मंगवा सकते।
कंपल्सरी लाइसेंसिंग करनी चाहिए, लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, जिसके पास लाइसेंस हो वही इंपोर्ट कर सके, हर बंदा बाहर से चीज़ें ना मंगवा सके, ठीक है। बेच तो हर तरह के क्योंकि हमें फ़ायदा है इसमें, लेकिन जो इम्पोर्ट है ना उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, उसको रिडक्ट करना चाहिए हमें। अगर उसके ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे ना तो हमें लॉस बेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये हमारे पास बाय वे ऑफ इम्पोर्ट और कमर्शियल प्रोहिबिशन, ठीक है। तो हमें कमर्शियल प्रोहिबिशन भी लगानी पड़ेगी, एक स्पेसिफिक एरियाज होते हैं वो डिसाइड करने पड़ेंगे कि हमारे पास इम्पोर्ट गुड्स हैं वो यहीं पे आएंगे, यहाँ पे उनकी जांच पड़ताल होगी, उनका एनालिसिस किया जाएगा, उसके बाद वो जिसके होंगे वो ले सकता है। नेक्स्ट इस मॉनिटरी मुहैया, ये भी हम कर भी रहे थे, सिमिलर वही हैं, उसी को कंटिन्यू किया। बट डिफ्लेशन आपकी करेंसी जो है डिवैल्यूएट कर गई है, एक्सचेंज रेट की डेप्रिसिएशन हो गई है, एक्सचेंज रेट कंट्रोल नहीं हो पा रहा, इनकरेजमेंट हो रही है और इनकरेजमेंट टू टूरिज़्म हो रही है, ये सारे आपके उसी के अंदर हेड करते हैं। डिफ्लेशन क्या है कि क्वांटिटी ऑफ मनी में आपकी रिडक्शन हो जाती है, जब क्वांटिटी ऑफ मनी में रिडक्शन होती है तो आपकी डोमेस्टिक मार्केट जो है वो उसकी करेंसी डिफेलिएट कर देती है, जिसके बदले में जो है लोगों की इनकम कम हो जाती है। जब इनकम कम होती है कंजप्शन गवर्नमेंट की कट डाउन हो जाती है, गवर्नमेंट जो है इंक्रीज़ करती है एक्सपोर्ट, बाहर चीज़ें ज़्यादा भेजना शुरू कर देती है ताकि बाहर से हमारे पास पैसे आना शुरू हो जाए, ठीक है। हमारे मुल्क में तो डिफ्लेशन होगी ना, पैसे कम हो गए, डिवैल्यूएशन करेंसी की कम हो गई, मतलब बाहर की करेंसी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो गई, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन मैंने आपको पहले भी बता दिया है, एक्सचेंज कंट्रोल भी हो गया है हमारा। अच्छा, इनकरेजमेंट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, encouragement foreign investment है हमारे पास। encouragement foreign investment, it is possible to pursue extra foreign exchange which could be used to reduce the deficit in the balance of payment. encouraging tourism, हमें बाहर के लोगों को इनक्रेज करना चाहिए कि हमारी कंट्री में आए, हमारी कंट्री में अच्छी अच्छी जगहें होनी चाहिए, साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए ताकि बाहर से लोग एज अ टूरिस्ट आएँ। जब वो टूरिस्ट एज आएँगे वो ऐसी बात है यहाँ पे आके पैसे खर्च करेंगे, जब वो पैसे खर्च करेंगे तो बाहर के मुल्क की करेंसी हमारे पास आएगी और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ मूव कर जाएगा। और मतलब अक्सर आपने सुना होगा यहाँ से लोग जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, पाकिस्तान कौन आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम लोग अपने मुल्क को साफ़ सुथरा नहीं रख रहे। बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, एजुकेटेड लोग हैं हम लोग, तो हम लोग भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, कहीं पर भी रैपर पहन दिया। तो बड़े छोटी छोटी चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, हमें इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब तक हम लोग खुद अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, हम लोग चीज़ों को बेहतरी की तरफ नहीं लेके जाएंगे, चीज़ों को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो कैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर लें कि हमारा मुल्क भी इतनी तरक्की याफ्ता मुल्क हो जाए। हम लोग सिर्फ देखते हैं, अगर हम लोग चले जाएँ बहरिया या किसी अच्छी सोसाइटी में, हम लोग देखेंगे यहाँ पे कोई रैपर नहीं गिरा हुआ, वहाँ पे हम लोग रैपर अपने हाथ में पकड़ लेंगे। एक ह्यूमन साइकी है ना, वहाँ पे हम पकड़ के डस्टबिन में ढूंढने की कोशिश करेंगे कि डस्टबिन में फेंक दें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम गली में देखते हैं ना, हम कहते हैं 2-4 गिरे हुए, अगर हम भी फेंक देंगे तो क्या जाएगा। लेकिन नहीं, अगर हम यहाँ पे भी वही साइकी अपनाएं, अपनी उसी चीज़ को अडॉप्ट करें, अपने रैपर को अपने हाथ में रखें और उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करें, तो हर इंसान को ये सोचना शुरू कर देगा, तो ये भी हमारी भी जो सिटी, हमारा भी जो एरिया है ये अच्छा बन सकता है। बात ये है कि वहाँ पे एक प्रॉपरली आपको सेटअप दिया हुआ ना, तो सेटअप पे आप चल रहे हो, लेकिन हमें सेटअप खुद बनाना है, ठीक है। ये है कि वहाँ पे भी लोग यही काम करते हैं
मैं सिर्फ एग्जांपल इसलिए नहीं कोट की कि वहाँ के लोग ऐसा नहीं करते, वहाँ पे भी लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक ह्यूमन साइकिल बन गया, जो जगह साफ़ होती है ना हम कहते हैं चलो ये साफ़ है इसको छोड़ दो, और जो गंदी होती है ना हम उसको मज़ीद गंदा करते जाते हैं। तो आपके अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए।